दादा के और पंडित जवाहरलाल नेहरू के बहुत पुराने ताल्लुकात थे कांग्रेस के वक्त से। यानी जब दादा कांग्रेस में थे साहब सभी लीडरान कायदे आजम भी कांग्रेस में थे। तो दादा जब इलाहाबाद जाते थे तो वहीं पंडित जी के साथ ही रहते थे और इन दोनों ने जेल भी तकरीबन 4 साल लखनऊ में एक साथ काटी थी। तो उसी हवाले से मेरे वालिद और मेरी बड़ी फूफी जो कभी पाकिस्तान नहीं आई और मिसेस गांधी, ये लोग जेल जाते थे और वो अपने भारत का खाना, और दादा भी उनके जेल में थे, पंडित मोतीलाल भी थे और पंडित जवाहरलाल भी और दादा। तो इनका एक यानी वो था, एक ही कंपाउंड में रहते थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाक यूथ पल्स सईद शेख के साथ। आप जानते हैं कि हर मर्तबा हम एक नए मेहमान के साथ नए मौजू पे बात करते हैं और हर मर्तबा हमारे डिस्कशंस जो हैं बड़ी पसंद की जाती हैं, व्यूअर्स देखते हैं और बड़ी इंफॉर्मेटिव, बड़ी इंस्पिरेशनल, बड़ी मोटिवेटिंग होती हैं। तो आज भी एक ऐसी हमारे मेहमान हैं जो बहुत अच्छे दोस्त भी हैं और साबिक सफ़ीर रहे हैं। बड़ी इंटेलेक्चुअल उनकी एक हिस्ट्री है और एक बड़ा पॉलिटिकल बैकग्राउंड में अगर मैं कहूँ तो गलत ना होगा। तो आज हमारे साथ हैं रफ़ी ज़मा सिद्दीकी साहब। रफ़ी भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। इट्स बीन अ प्लेजर टू हैव यू टुडे ऑन आवर पॉडकास्ट। तो मैं चाहूँगा कि आप अपना ब्रीफ सा तारुफ करा दें ताकि व्यूअर्स हमारे देखने वाले आपकी इस डिस्कशन को पूरा कवर करें। सबसे पहले सही तो बहुत शुक्रिया थैंक यू हमें बुलाने का, दावत देने का, एक मौका फराहम करने का कि अपने बारे में कुछ शेयर करें और बहुत कुछ जो ज़िंदगी में गुजरा है उसके बारे में बात करें। तो सईद, हमारा बेसिकली ताल्लुक़ मेरी फैमिली का तो लखनऊ से था। इंडिया से हम लोग माइग्रेट करके 1947 में दादा यहाँ आए। दादा की एक पॉलिटिकल शख्सियत थी। ही वॉज वन ऑफ द leading leaders of Pakistan movement. He was in the vanguard of Pakistan movement. कायदे आज़म के साथियों में से थे जी। वो कुछ हालात ऐसे हुए, बेसिकली तो उनको इंडिया में रहना था क्योंकि कायदे आज़म ने उनको he had chosen him to be the leader of Indian Muslims इंडिया में। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो थी उसमें वो यानी इलेक्ट हुए थे और लीडर्स थे और मुसलमानों को रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो एक बहुत इंटरेस्टिंग बात ये थी कि जिस दिन वो पार्टीशन हुआ था तो इंडिया में नेहरू की बहुत वो फेमस स्पीच है, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। तो उस वक्त सिर्फ 4 लीडरान जो थे उनको मौका मिला था कि वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में अपने ख्यालात का इजहार करें। तो एक तो इंडियन प्रेसिडेंट थे, जवाहरलाल नेहरू थे। तो वाइल दादा वाज सिटिंग ऑन अ सीट तो उनको एक स्लिप आके दी किसी ने, उसमें पंडित जी की तरफ से या शायद आई थिंक प्रेसिडेंट की तरफ से था कि आप भी इस मौके पे बोलेंगे। अच्छा। तो खैर वो दादा ने, क्योंकि मुसलमानों नेम, आपके दादा का नाम चौधरी खलीकुज़्ज़मा। चौधरी खलीकुज़्ज़मा साहब, ठीक है। तो खैर दादा को उन्होंने लाके स्लिप दी कि आप इस मौके पे आप भी बोलेंगे क्योंकि आप मुसलमानों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो खैर दादा ने वहाँ पे खिताब किया और असल में ये था सईद, अब बात लंबी हो जाती है, बट दादा के और पंडित जवाहरलाल नेहरू के बहुत पुराने ताल्लुकात थे कांग्रेस के वक्त से। यानी जब दादा कांग्रेस में थे साहब सभी लीडरान कायदे आजम भी कांग्रेस में थे। तो दादा जब इलाहाबाद जाते थे तो वहीं पंडित जी के साथ ही रहते थे और इन दोनों ने जेल भी तकरीबन 4 साल लखनऊ में एक साथ काटी थी। तो उसी हवाले से मेरे वालिद और मेरी बड़ी फूफी जो कभी पाकिस्तान नहीं आई और मिसेस गांधी, ये लोग जेल जाते थे और वो अपने भारत का खाना, और दादा भी उनके जेल में थे, पंडित मोतीलाल भी थे और पंडित जवाहरलाल भी और दादा। तो इनका एक यानी वो था,
एक ही कंपाउंड में रहते थे। तो इन लोगों की बहुत यानी बचपन की दोस्तियां हो गई थी। उसमें होता ये था कि कभी हम लोग अगर इंडिया जाते थे तो इंडिया जाने ही नहीं होता था, तो मिसेस गांधी मेरे वालिद को ज़रूर बुलाती थी। हाँ, तो हमें भी इत्तेफाक हुआ मिसेस गांधी से मिलने का। हम लोग बचपन में 1975 में हम लोग छोटे से थे, हम भी, माई सेल्फ एंड माई 3 सिस्टर्स और हमारे पेरेंट्स। तो और दैट वाज द मोस्ट important day of Mrs. Gandhi of her political life. That was the day when she had imposed, just after that was the next day when she had imposed emergency in India. So that was the most critical period of her political life. तो खैर उस दिन उनसे मुलाकात भी हुई थी। तो इस तरह से, मगर anyway ये बहुत लंबी स्टोरी है। तो बट दादा पाकिस्तान आ गए कुछ दिनों के बाद, क्योंकि कायदे आज़म से उनके ताल्लुकात इतने अच्छे नहीं रहते थे। तो अयूब खोड़ो साहब, क्योंकि दादा ने जब आए यहाँ तो कराची, तो उन्होंने कहा कि भाई मैं कराची में नहीं रहना चाहता हूँ, बिकॉज यहाँ रहेंगे तो पॉलिटिकल हलाबलू। कराची वाज द कैपिटल एट दैट टाइम, सो ही वांटेड टू बी अवे फ्रॉम पॉलिटिक्स एंड ही चोज। तो खोड़ो साहब ने कहा कि आप लाड़काना चले मेरे साथ। लिटिल डिड ही नो दैट लाड़काना वुड टर्न आउट टू बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल सिटी। प्रोड्यूस्ड 2 प्राइम मिनिस्टर्स एंड सो मैनी चीफ मिनिस्टर्स। खुद खोड़ो साहब चीफ मिनिस्टर थे, फिर काजी फजलुल्लाह। तो दादा लाड़काना चले गए। और मगर हुआ ये कि कुछ अरसे के बाद, यानी चंद महीनों के बाद, कायदे आज़म तो यानी मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट भी थे, गवर्नर जनरल भी थे, तो ही डिडंट वांट टू वेयर टू मैनी हैट्स। तो उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग की क़यादत जो है वो मैं नहीं, बिकॉज आई एम गवर्नर जनरल, आई हैव टू बी गवर्नर जनरल। तो जैसे साइकोफेंसी तो बहुत पुरानी बीमारी है, हमारे यहाँ नहीं सारी कौमों में है। तो किसी ने कायदे आज़म से कहा, वेल द मीटिंग वाज गोइंग ऑन, कि आप फातिमा जिन्ना को क्यों नहीं बना देते प्रेसिडेंट। तो ही टर्न्ड अराउंड, ही सेड शट अप एंड ही सेड वेयर इज खलीक। तो उनका वो कराची में नहीं है, वो तो वहाँ रहते हैं लाड़काना में। तो उनसे कहा बुलाएं उन्हें। तो दादा को वापस बुला ली, और दादा को उन्होंने, मतलब कहा नहीं, दादा became the first president of Pakistan Muslim League. And then he stayed on in Karachi, while we are from Dada's first wife. Dada had 2 wives. तो हम लोग लाड़काना ही में रह गए, और I was born and brought up in Larkana. My early education is from Larkana. We were very lucky to have very good school, St. Joseph's Convent. What was the Larkana then? Larkana has changed phenomenally what it was. Oh, it has deteriorated. And you know, interestingly, my mother had remained in Larkana municipality for 16 long years. And उस ज़माने में तो लाड़काना यकीन नहीं आता, because when I went last, Saeed, it was so dirty. I just could not believe. And my cousin who still lives there, वो कहते हैं कि पिछली जो बारिशें हुई थी, कहते हैं कि उसने तो बिल्कुल तबाही लगा दी थी। And you know, we had a house, the most beautiful house. I just cannot describe its architectural beauty. बल्कि दादा एक दफ़ा जब गवर्नर थे ईस्ट पाकिस्तान, तो दादा लाड़काना आए। दादा ने वहाँ पे एक डिनर होस्ट किया उसी घर में, और वो फर्शी नशिस्त होती थी, फर्शी। ठीक है। तो निश्तर साहब आए हुए थे, लाड़काना आए थे। तो उस ज़माने में ये घर जो था, ये हिंदुओं की मेंटालिटी थी, वो गलियों के अंदर बनाते थे। तो इट वाज, यानी उस वक्त तो गाड़ी घर पे नहीं आ सकती थी, तो गलियों से आपको निकल के जाना पड़ता था। ठीक है। तो जब निश्तर साहब गलियों से होते हुए इस घर में दाखिल हुए, तो इन्होंने कहा, चौधरी साहब, दादा से कहा, चौधरी साहब ये तो गुदड़ी में लाल है। It was such a really, it was a beautiful house. अभी हमने कोई 2-4 साल पहले उसको बेचा सईद, और it was a very painful decision for us to let it go. उस घर में बड़ी बड़ी शख्सियतें आईं, और this I did not know. My uncle
जो कि you might know Zubair Qadwai साहब, जुबैर के Chief भाई Secretary. साहब, He is my father's first cousin. अच्छा, क्योंकि उनके बेटे को हुमैर Humair फॉरेन is, सेक्रेटरी, yes, Humair is वी आर गुड also, फ्रेंड्स, yeah, Humair उसको also. आज भी राब्ता रहता है हम अच्छा अच्छा लोग। अच्छा, तो हुमैर उनका बेटा है। तो उनके छोटे भाई हैं सुहेल, जिनका अभी हाल ही में इंतकाल हुआ है। उन्होंने हम लोगों को नहीं पता था। उन्होंने कहा, वो कहते थे कि रफ़ीज़ घर में इतने लोग आए, खोड़ो साहब और काजी साहब तो खैर मेरी मदर को बहुत सपोर्ट करते थे। मेरी मदर की पॉलिटिकल जो बनी पॉलिटिक्स में मेरी मदर को लाने में खोड़ो साहब और काजी साहब दोनों बहुत वो करते थे। बल्कि एज आई वाज टेलिंग यू दैट अम्मी वाज प्रॉब्ली द फर्स्ट लेडी टू हैव कॉन्टेस्टेड इलेक्शंस। बीटी के जो इलेक्शंस थे 64 में, वो अम्मी ने लड़े। वो ज़माना था कि मिसेस भुट्टो वगैरह पर्दे में थी, वो लोग नहीं निकलते थी। तो अम्मी और मेरे ख्याल से डॉक्टर अशरफ अब्बासी were the probably two ladies who were, she was very close to us. तो अम्मी ने इलेक्शन लड़ा 64 का, जो कि इंटरेस्टिंग बात उसमें ये थी कि दादा जो थे वो अयूब खां की तरफ से थे और अम्मी फातिमा जना की तरफ से। तो घर में भी एक कैंप्स बने हुए थे। जो मेरी दादी थी, जो मेरी हम लोगों के साथ रहती थी, वो बिल्कुल शी पोसेटेड द आइडिया ऑफ बहू गोइंग अगेंस्ट ससुर। हमारी जो दादी थी बेगम ज़ैदा खलीक़ुज़्ज़मा, वो भी बहुत सख्त मुखालिफ थी क्योंकि अम्मी लड़ रही। बट एनीवे अम्मी ने फॉट किया, ऑल्दो शी लॉस्ट। तो यानी माय अम्मी जो थी, शी वॉज very active, not only politically but socially as well. She was heading every organization from Apwa to Ladies Club to एक उर्दू का वो थी क्या, बज़्म अदब। हर organization में अम्मी was leading. So although it's very interesting when she came after about a year. My father and my family had come 47, but my mother had refused. She said, I can't think of leaving Lucknow. But of course she had to go. And then what happened, that Larkana, जब अम्मी आई तो मैं कहती हूँ ट्रेन पे, स्टेशन पे प्लेटफॉर्म नहीं था। जब ट्रेन रुकी लाड़काना के स्टेशन पे, and अम्मी got off the train, तो अम्मी ने कहा मट्टी में पैर धसे। It was all मट्टी all over the place. And my mother used to wear गरारा in those days. Later she got into saris. तो और पर्दा नहीं करती थी अम्मी, तो which was very strange in those days. एक खातून, she was the only one. जब टांगे में अम्मी कहती निकलती तो सब देखते रहते थे till the time it would disappear. So and then she fell in love with Larkana so much that for 6 years she didn't step out of Larkana at all. Everybody would go to Karachi, but Ammi would not. अच्छा, Ammi would live in Larkana. And और उस ज़माने में, अब तो खैर एसी का तो सवाल नहीं था, सो एसी और ना सोलर का तो कोई क्वेश्चन नहीं रहता। तो गर्मी शदीद, the temperatures would shot up to 48, 49. और अम्मी कहती थी सिर्फ 2 घंटे लाड़काना में बिजली आती थी। But she just loved लाड़काना। अच्छा, आप ये बताइए कि आपके सारे पॉलिटिकल, मैं देख रहा हूँ कि ब्रॉट अप एक पॉलिटिकल घराने में, और अगर ये कहूँ कि बहुत बड़े पॉलिटिकल घराने में जिनकी रूट्स उस वक्त मिलती हैं जब हमारा मुल्क आज़ाद होता है। तो आपने कभी सोचा कि आप भी किसी पॉलिटिकल उसमें, फिर ये सिविल सर्विस की तरफ आप गए और फिर आप सफ़ीर बने और बड़े मिशंस पे आपको पोस्ट आउट किया गया, तो कभी ऐसा ख्याल आया कि नहीं सही पॉलिटिक्स का कभी, चूँकि एक्चुअली माई फादर वॉज वेरी कीन दैट आई शुड जॉइन द सर्विसेज। ही वॉज वो पुराने ज़माने के ख्याल। देन आई गॉट इनटू सिविल सर्विस। यस, इसके बाद 86, आई एम फ्रॉम 86 बैच, 14th कॉमन जिसे हम कहते हैं। तो I got into accounts and I was very happy with it. But in the meanwhile, while we were in the academy, उस ज़माने में प्रोसीजर होता था कि फॉरेन सर्विस ऑफर हुई, इसलिए कि आई वॉज फ्रॉम सिंध रूरल, मेरा डोमिसाइल सिंध रूरल का था। जो जितने मुझसे आगे थे उन सब ने सिंध के जो थे फॉरेन सर्विस को रिफ्यूज कर दिया। तो इट केम टू मी, so I was also thinking of, I said, I'm not the type, I will not be. Anyway, but I informed my father, parents, so my father said, join it. What are you waiting for? So I kind of resisted. I said, I'm the only son, my 3 sisters. He said, no.
You have to. तो my चाचा इज़ुबैर क़दवाई साहब जी ये उस ज़माने में पोस्टेड थे सिडनी में, काउंसिल जनरल थे ये. So my father, he got to know, so he वहाँ से कहा कि बिल्कुल रफ़ी से कहिए, कोई सवाल ही पैदा नहीं. So I was literally pushed into it, and I called my mother to try to get her support, but she was even stronger. She said, no, not at all. Your father is absolutely right. Foreign service. फिर कहाँ पे? फिर सबसे पहली पोस्टिंग जो थी हमारे यहाँ बड़ा इंटरेस्टिंग होता है. सही देखिए सिफारिश तो हर तरफ चलती है, ये तो इज नॉट डिनाइंग द फैक्ट. तो आई वाज माय फर्स्ट पोस्टिंग ऑर्डर्स केम फॉर दिल्ली एंड आई वाज वेरी इंटरेस्टेड इन गोइंग टू दिल्ली. उस जमाने में हमारे शहरियार साहब फॉरेन सेक्रेटरी, शहरियार साहब, हाँ. and he's a very old, and my grandfather and his nana were very close. Nawab Hamid. I had the opportunity to meet him a number of times. शहरियार साहब से मेरी प्रेम हुआ. So he has been like बहुत थॉरो. मैं कहता हूँ वो वाकई प्रिंस थे, सही मानों में वो शहजादे. बिल्कुल. क्योंकि वो इतने डाउन टू अर्थ आदमी थे. हम वीपी से प्रोटोकॉल में, आई वाज इन द प्रोटोकॉल इन कराची, तो ही वुड से नीचे से मतलब कॉमन लाइन से चलो. तो ऐसे बिकॉज एंड there were many who would love to use VIP lounge. मैंने कहा मियाँ was VIP from here. He was not VIP that he had to be. उनको ज़रूरत ही नहीं थी, उनको कोई ज़रूरत नहीं थी. तो खैर anyway, I was posted to Delhi. I learned Hindi. I can read and write Hindi fluently, yes. मगर हमारी पोस्टिंग उस ज़माने में जो हमारे सफ़ीर थे वहाँ पे सत्तार साहब, he said no, he can't come here because of my family background. Because more than half of my family still lives in India. My first cousins, my puppies, they were all there. तो उन्होंने कहा ये इसके लिए बहुत मुश्किल होगा, हमारे लिए भी प्रॉब्लम होगा. So I was very, very disheartened not to go, because Delhi is very important from political point of view, from our service point of view. But anyway, but उसका एक फ़ायदा ये ज़रूर हुआ कि I learned Hindi and I can read and write Hindi. तो खैर वो. But anyway, फिर my पहली पोस्टिंग सऊदी अरब में हुई, जद्दा. I was on consulate. देखो from political point of view, that जद्दा is nothing. कोई उसकी political अहमियत नहीं. सर्विस है, सर्विस देनी. बस सिर्फ पासपोर्ट और ठप्पे लगाते जाए आप, है ना, और कोई. मगर एक फ़ायदा हमें ये ज़रूर हुआ from religious point of view, that I was able to do lots of umrahs and could I was host to so many of my relatives, my family who came and stayed with me. And the biggest benefit that I feel of my posting to Jeddah was that I had an opportunity to be inside the Holy Kaaba twice. वो बहुत बड़ा एक समझता हूँ एक रिवॉर्ड था. और it was a very tough posting in the sense के लाखों पाकिस्तानी उम्रे पे आते हैं, गायब हो जाते हैं. Saeed, you won't believe, I used to sign almost every day without fail, more than 5,000 emergency passports होते थे ना, जो लोग भाग रहे होते थे, या passports और visas and whatnot. तो my signatures, the way I used to sign changed because I could not. हमारा बड़ा लंबा साइन होता था, बट वहाँ पे तो टाइम ही नहीं था कि आप इतना करें. तो anyway, जद्दा पोस्टिंग हुई. फिर then I came back and I went for because you see, I did CSS after my graduation. ठीक है. BSc किया, और एकेडमी में सब ज़्यादातर मास्टर्स होते हैं, करके आते हैं. There was just very few of us. I think it was Nahid also, my batchmate Khaim Ali Shah Sahib's daughter, Nahid Shah, Mazhar, और एक और हमारे Mazhar for information, but he left long time ago to London में. नदीम भी थे, नदीम भी थे, नदीम was my batchmate. तो खैर फिर हमारे then I went for my scholarship, cheapening scholarship. I did masters from SOAS, School of Oriental and African Studies. And then I came back and I went to Madrid. अगर मैड्रिड के बारे में मैं कुछ बात करूं थोड़ी सी पढ़ा के, तो I was there for 3.5 years. और मैड्रिड में उस वक्त पाकिस्तानी जो थे, when I went, they were about 3,000 at the most. What was that year? That was 99.
I went like a very bad news to my ambassador, who was a political appointee. He was sent by Nawaz Sharif. प्राइम मिनिस्टर थे नवाज शरीफ साहब उस वक्त, तो उनके वो हम जुल्फ होते थे किसी रिश्ते से, तो बहुत बीमार थे. ही वाज सफरिंग फ्रॉम कैंसर. सो आई अराइव्ड इन मैड्रिड ऑन 30th September or 30th September, और 99 में कू हो गया मुशर्रफ साहब को. 12th October. So ambassador packed his bags and went. So I came like a bad news, Rohan. so he left, and I became CDA for some time. And that was the time when the Spanish government had opened immigration. Yeah. And then there was a deluge of Pakistanis. They were coming from all over. Italy se sabse zyada. करीब जो neighboring states in Germany or Italy or France, जहाँ ये लग रहे थे, they all converged in Madrid. See. And their number ran into thousands of them. I was the only officer at that time to manage this unwieldy crowd. Hot bray issues were extremely difficult. But then another officer came who was already posted in Madrid, and because of there was a tussle between him and the ambassador, so ambassador sent him back. But after Nawaz Sharif's fall, he came back and he took over. So I was kind of relieved. Ab is waqt there are about more than about 2 lakh or 200,000 Pakistanis. So much so that the PIA had to start its flight, and we opened our consulate in Barcelona. Yes, we have a consulate. अच्छा, अब मैं सोच रहा था कि अभी थोड़ा सा ये जो चल रहा है इंडिया पाकिस्तान के बारे में, हाउ कुड दिस डिप्लोमेसी एंड can effectively work in resolving. You see, I mean, it may sound a bit incredulous, but I feel that somehow it was blessing in disguise for us. We thought that we are completely, हमने तो ये सोच लिया था ना कि हम तो इंडिया का मुकाबला कर ही नहीं सकते हैं. वो तो हर चीज़ में, because of their economic and military prowess and their image also, because they were economically of course better than us. And India has huge military establishment, and we always I thought that we were underestimating ourselves. But what happened that पहलगाम, एक तो वहाँ पे चूटी भी अगर मर जाएगी ना तो they will immediately point at us कि हमने ये किया. But like पहलगाम, this needs to be condemned by all and sundry. ये बहुत ही गलत बात हुई, लेकिन आपने फौरन पाकिस्तान पे इल्जाम धर दिया. within 10 minutes they said कि ये पाकिस्तान, without giving any shred of evidence, without भाई अपने हम पे आप एतबार नहीं करते, आप इंटरनेशनल करवाइए. हाँ, क्या आप इंक्वायरी करवा लें, किसी से इन्वेस्टिगेशन करवा लें, अगर आप हम साबित हों तो ठीक है. लेकिन अगर ऐसे तो नहीं ना कि आप हर चीज़ पे भी, जैसे फिर मोदी ने रिसेंटली जब वो स्पीच की उसमें भी कि blood and water can't run together and trade and terror can't run together. But what happened was that we surprised not only our own people but internationally as well. And India they were so naive. I would say, although by siyasat mein or foreign affairs mein, foreign diplomacy mein, they didn't get any support, which they thought they will be coming internationally. They were disappointed with that. और ceasefire का ऐलान कौन कर रहा है? उनके बड़े गहरे दोस्त मोदी साहब के, ट्रम्प, जिनके ये आगे पीछे भागते थे. क्या किया ट्रम्प? And Trump is not tiring. Trump is continuously praising Pakistan. In his recent meeting with South African President Ramaphosa, he again mentioned Pakistan. And the biggest issue that I think that had hurt India was that for the Kashmir issue came up on the forefront, internationalized. We didn't do that. You went. And then Pakistan was hyphenated with India. For them, this was very, very, they feel as if they have
इस पीठ में छुरा घोंप दिया है ट्रम्प ने उनकी. Now we are at par. We are being deemed at par, which is उनके लिए तो बहुत ही I तकलीफदेह think चीज है. show of all was necessary, for our neighbors and those people who were not sure about the strength of Pakistan defense forces. जरूरी था मेरे ख्याल और से. दूसरी चीज चाइना. चाइना ये जो वॉर हुई है इट वाज लाइक वॉर बिटवीन प्रॉक्सी वॉर बिटवीन चाइना एंड द वेस्ट. वेस्ट के तो जहाज फड़फड़ा के गिर गए नीचे. रफेल तो बिल्कुल ही उसका तो यानी उसके स्टॉक्स कितने गिर गए. एंड चाइनीज दे वेंट अप. And now I'm given to understand, I don't know, I was just heard someone कि अब तो उन्होंने हमें ऐसी ऐसी चीज़ें दे दी because हमने उनका we were exhibiting their military greatness and prowess, what they had achieved. They were showcasing it through us. And we of course did a very good job. And also the Indians also thought that because the country is so polarized, politically speaking, they will not be able to withstand Indian. जो बड़ा multipolar. Yes. और इस चीज ने हमें यूनाइट कर दी. Another benefit of this war, this mini war, 80s, I think it was about 80 hours war or something like that, that united us. Otherwise, there's no doubt the fact that our society is very polarized. Do you foresee that India might react again or may like to have another adventure like? Saeed, अगर वो अक्लमंद हैं तो I think they will not do it again. Because it's not a joke. Wars are not jokes. If they are messy, they are stupid. Wars are always stupid. मेरा नहीं, I don't think so. But what Modi has been doing and saying and thumping his chest, भाई वो अपनी विक्ट्री क्लेम करते हैं कि हमने इतना. And the other thing was the jingoism in the media. I mean, Indian anchors had gone completely wild and berserk. उनको यानी जिस तरीके से वो बातें कराची का तबाह हो गया है. I mean, can you believe it? The Vikrant is on the port और विक्रांत ने उड़ा दिया कराची को. और प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो कहाँ गायब हो गए हैं. और जनरल आसिम मुनीर जो फील्ड मार्शल हो गए हैं वो उनको कहाँ छुप गए हैं. I mean, they were coming up with most ridiculous notions and ideas that they were coming up with. So this was also another factor. I mean, हमारे यहाँ भी, मैं नहीं कहूँ कि हमारे यहाँ भी मीडिया एक्साइटेड हो जाता है, लेकिन not half of what Indians do. और अर्नाब जो है गोस्वामी वो तो he takes the cake. But उसके साथ जो छोटे मोटे और हैं ना, I don't know if you watch that, एक उनका गौरव, कोई मेजर गौरव है, मतलब वो तो लिटरली उसने तो इंटरनेशनली तेहरान के फॉरेन मिनिस्टर इज विजिटिंग इंडिया and the kind of language he was using against him. So he questions Congress. आप लोगों ने तो registered है. The Congress took him, the Indian Congress took him to court. He apologized for that. उनका no apology, mister. ये आप इस apology करके नहीं निकाल सकते. मतलब झूठ, propaganda. It was a propaganda भी तो इतना था ना. Propaganda is a weapon of the most notorious weapons of war. And truth is the biggest casualty in war. Truth is the biggest casualty. Achha, any last thing that you would like to say to our youth, since this program is more youth focused, and you would like to say something for them as far as their career is concerned, foreign service के हवाले से कि इस सर्विस के क्या pros and cons हैं, या फिर what kind of trade they should enter in. Say the most important thing I feel youth is to taaleem pe tawajjuh. You see, I feel very, very sorry. The other day I was watching on television कि हमारे यहाँ तालीम का बहुत बड़ा फुकदान है. The students जो हैं
इंटर के वो दिखा रहे थे लड़काना था या नवा, मतलब चीटिंग ऐसे खुले आम हो रही थी। आई वाज शॉक्ड कि जो कौम अगर उनके यूथ का हाल, बिकॉज दे ये तो यानी हमारे मेमार हैं फ्यूचर की, यही है। और अगर वो तालीम पे फोकस नहीं करेंगे, और सच्ची बात है हमारे यहाँ हुकूमतों को भी प्रायोरिटी देना होगी एजुकेशन। ये इतना अहम इशू है और इस पे सच्ची बात है हुकूमतों की नज़र नहीं। अब CSS का जो बताए थे कि क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं, कैसे लोग पास ही नहीं हो पाते। और ज़ाहिर बात है हमारे यहाँ अंग्रेज़ी लाजमी है CSS के लिए। आप मतलब आप एक चीज़ जो कि मैं समझता हूँ इंडिया ने अच्छी की भी कि उनके यहाँ 16 ज़बानों में CSS का इम्तिहान होता है, उन्होंने ओपन किया हुआ है। आप उर्दू में भी दे सकते हैं CSS जिसका, क्योंकि जैसे इंडिया में डाइवर्सिटी है वैसे हमारे यहाँ भी डाइवर्सिटी। तो पहला तो मैं बात ही करूँगी कि एजुकेशन पे फोकस करें। दूसरी चीज़ आउटसाइड रीडिंग है ही नहीं, किसी को मैंने किताब पढ़ते हुए नहीं। जब से ये सोशल मीडिया ये जो है ना ये कज़ाब बन गया। दूसरी चीज़ जो कि एजुकेशन से हट के है, जो कि ज़बानों से ही मुताल्लिक़ होगी, कि हमारे यहाँ आबादी पे कंट्रोल की सख्त ज़रूरत है। You know, I was in Bangladesh, Saeed, and I would ask people तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर मैक्सिमम बच्चे किसी के हैं तो 3। अच्छा, 2 even today, this I'm talking today, अच्छा, उन्होंने अपने अरे हमारे यहाँ आई थिंक 2.7% है या 2 point something% है जो आबादी का रेट पॉपुलेशन बढ़ रहा है। जब आबादी बढ़ती है तो आपकी सारी स्कीम जो सब है वो ठप हो जाती है। तो ये हमारी नई जनरेशन को भी ये ज़ाहिर बात है वो माशाल्लाह से होंगे, वो फ्यूचर के माँ बाप हैं, तो उनको भी ये सोचने की बात है। और मैं सोचता हूँ कि देखिए ये लोग भागे चले जा रहे हैं बाहर, क्रेज़ है इसलिए कि उम्मीदें ख़त्म हो रही हैं। तो आपको मुल्क में एक होप होनी चाहिए, और वो उस वक्त तक नहीं होगी जब तक हुकूमत की तरफ से भी ऐसी पॉलिसीज़ नहीं आएंगी जो कि अट्रैक्टिव हों लोगों के लिए, यूथ के लिए, यंग के लिए। अब पिछले साल शायद तकरीबन 8 लाख आदमी चला गया था पाकिस्तान से। मैं यहाँ पे आया, मैं जब था वहाँ पे फेडरल गवर्नमेंट में MD था ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट कारपोरेशन, तो वी वर द सेंडिंग एजेंसी यू नो फ्रॉम पाकिस्तान, और हर साल यही होते थे फिगर्स 6 लाख 8 लाख 9 लाख, और बीच में कुछ कम हुए, लेकिन आज फिर वही फिगर्स आ रही हैं। उसी तरह लोग जा रहे हैं, हर क्लास में जा रहे हैं, स्किल्ड, अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड, हाईली स्किल्ड। और स्पेशली मुझे याद है कि हम डॉक्टर्स बहुत भेजते थे सऊदी अरब के लिए, डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स, और वो बड़ी तादाद में जाते थे। और उसकी वजह ये थी कि उनके लिए यहाँ अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी, और सऊदी गवर्नमेंट आज भी एक बड़ा अच्छा पैकेज देती है डॉक्टर्स को, पैरामेडिक्स को, अच्छी सहूलतें हैं। तो बात वही आप वाली है कि जब आप अपने मुल्क में इन लोगों को रिटेन नहीं कर सकते या ऐसा कोई इंसेंटिव उनके लिए नहीं है, डेफिनेटली यू नो दे विल हैव टू फाइंड आउट सम अदर अपॉर्चुनिटीज़। तो सही कहा आपने, ये सारी वही रीजन थी जिसकी वजह से। और सही ये नहीं है कि लोग पीपल आर वेरी स्मार्ट है, तो हमारे लोग है, मतलब ये नहीं है कि वो कोई बेवकूफ़ हैं या नहीं wherever they go कहीं बाहर जाते हैं, they really shine out others, really shine out others। बहुत सही कहा, लेकिन unfortunately मुल्क सही है, this is the reality। और सफीर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और बहुत सारी बातें ऐसी देखने वालों को पता चलेंगी आपकी इस जर्नी की, जो खुद इंस्पायरिंग और मोटिवेटिंग है। इंशाल्लाह अगले किसी उसमें फिर आपको ज़हमत देंगे और बैठेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।